Good evening, students. Okay, good evening, Kiran. Good evening, sir. Good evening, good evening, good evening, अनुकृति. सभी को गुड इवनिंग. तो आज आप लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ, गुड इवनिंग हमें, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. आप लोग आइडियल गैस लॉज पढ़ रहे थे और उसी में मैंने आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रोस लॉ, गैलुसाक लॉ और मैंने आपको कंबाइंड गैस लॉ, फिर आइडियल गैस इक्वेशन, ये सब मैंने पढ़ाया था. अब आप पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो रीडिंग डाल लीजिए सब लोग. इन्होंने बताया था, पहले इनका स्टेटमेंट आप नोट कर लें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं. इन्होंने बताया था फॉर ए मिक्सचर ऑफ non-reacting gases the total pressure will be equal to sum of partial pressure exerted by individual gases जा रहा है, रुको. same टेम्परेचर. भाई ऑडियो ऑफ कर लीजिए सब लोग अपना, डिस्टरबेंस होता है उससे. तो ये बड़ा सा स्टेटमेंट डाल्टन ने दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास कुछ नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर है तो उस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो हर गैस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर होगा. और पार्शियल प्रेशर का मतलब इन्होंने बताया द प्रेशर ऑफ gas when it is present alone in same container. मतलब जिस कंटेनर में मिक्सचर है, अगर उसी कंटेनर में कोई एक गैस फिल की जाए तो उस कंटेनर में वो गैस जो प्रेशर लगाएगी उसी को हम बोलेंगे उस गैस का पार्शियल प्रेशर. यानी सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो किसी मिक्सचर में एक गैस का जो कंट्रीब्यूशन होता है इन टोटल प्रेशर, उसी को हम उसका पार्शियल प्रेशर कहते हैं. नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं डाल्टन्स लॉ को. ठीक है, आपने लिख लिया, चलिए बाकी लोग भी लिख ले जल्दी से. ओके, आपने का भी हो गया. ठीक है, सभी ने लिख लिया है.
ठीक है, ओके ऋषि। चलिए अब इसको समझते हैं, डाल्टन्स लॉ को। चलिए एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में हम लोग टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस फिल करते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस और हीलियम गैस। ये दोनों गैसेस नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। या जैसे आप मेथेन और एथेन ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि गैसेस मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग, क्योंकि अगर गैसेस आपस में रिएक्ट करने लगेंगी तो उससे उनके नंबर ऑफ मोल में चेंज आ जाएगा और उसी वजह से जो प्रेशर है वो भी चेंज हो जाएगा, तो हम डाल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे वहां पे। तो गैसेस मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग, जैसे ऑक्सीजन और हीलियम ले लिया, या नाइट्रोजन और नियॉन ले लिया, ठीक है, या फिर मेथेन और एथेन ले लिया। तो ये जो गैसेस हैं ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। तो इन जनरल हम मान लेते हैं, सपोज गैस ए और गैस बी यहां पे है और हमें निकालना है टोटल प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ जो पी टोटल होगा वो पीए प्लस पीबी होगा, जहां पे पीए और पीबी इन दोनों गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर है। अब जरा आप पार्शियल प्रेशर भी समझ लें। अगर हम सेम कंटेनर ले रहे हैं और टेम्परेचर भी सेम ले रहे हैं, और इस कंटेनर में सिर्फ हम गैस ए फिल कर रहे हैं, तो उस टाइम इसका जो प्रेशर आएगा उसे हम कहेंगे ए का पार्शियल प्रेशर। और फिर हमने ए निकाल लिया और बी को फिल किया, बी जबकि अकेले है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, द प्रेशर ऑफ गैस व्हेन इट इज प्रेजेंट अलोन इन सेम कंटेनर। तो बी अगर अकेले मौजूद है तो बी जो प्रेशर लगाएगा उसे पीबी कहेंगे, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो पहले बच्चों बताओ, पार्शियल प्रेशर समझ में आया कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है? अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया था, चलो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। पार्शियल प्रेशर मैंने बताया है, द प्रेशर ऑफ गैस व्हेन इट इज प्रेजेंट अलोन इन सेम कंटेनर। अगर किसी कंटेनर में कोई अकेले एक गैस प्रेजेंट है तो उस गैस का जो प्रेशर होगा उसे हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे। और डाल्टन ने बताया था कि जो टोटल प्रेशर होगा गैस मिक्सचर का वो दोनों गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको जरा समझते हैं और अच्छे से। आप सब लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रखा है, राइट? तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो अगर हम गैस ए के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं तो गैस ए का जो प्रेशर होगा जिसे हम पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं तो वो पीए है। तो पी की जगह हमने क्या लिख दिया? पीए। आगे वी इक्वल टू ए के जो मोल होंगे उसे हम एनए कहेंगे, आरटी। ठीक है, और फॉर गैस बी आइडियल गैस इक्वेशन क्या आएगी बच्चों? पीबी वी इक्वल टू एनबी आरटी। भाई टेम्परेचर और वॉल्यूम तो सेम है क्योंकि कंटेनर सेम रखा गया और टेम्परेचर भी सेम रखा गया है।
तो गैस ए के लिए आइडियल इक्वेशन ये आ गई, गैस बी के लिए आइडियल इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, तो यहां से अगर हम पीए देखें तो ये आ जाएगा Na RT V, और यहां से पीबी अगर देखा जाए तो ये आएगा NB RT/V। मैं आपको डाल्टन्स लॉ का प्रूफ बता रहा हूं। अब जरा पीए प्लस पीबी करिए, करिए सब लोग पीए प्लस पीबी और बताइए क्या आएगा। तो पीए प्लस पीबी करेंगे तो पीए प्लस पीबी, तो ये आ जाएगा बच्चों RT/V, कॉमन ले लिया, Na प्लस NB इंटू RT/V, ये आ जाएगा। इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड किया गया है। समझ में आया बच्चों? पीए प्लस पीबी होगा Na प्लस NB RT/V। यस। ठीक है, वेरी गुड। अब Na प्लस NB को हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स। Na प्लस NB को हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से Pa प्लस Pb ये आ जाएगा बच्चों nRT/V, जहां पे n है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब nRT/V क्या होता है? nRT/V भी तो प्रेशर ही होता है, राइट? तो nRT/V की जगह हम P लिख सकते हैं, Pa प्लस Pb इक्वल टू P या P टोटल। तो प्रूफ हो गया। ये जो डाल्टन्स लॉ था P टोटल इक्वल टू Pa प्लस Pb, ये मैंने आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से प्रूफ कर दिया कि वाकई जो टोटल प्रेशर होगा वो दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के समेशन के इक्वल होगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो जब दो गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऐड हो जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल ऐड होने से वो जो nRT/V है वो टोटल प्रेशर आ जाए, टोटल प्रेशर बन जाएगा। तो इस तरह से प्रूफ हुआ P टोटल इक्वल टू Pa प्लस Pb। तो सबको समझ में आ गया प्रूफ? वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है, शाबाश। देव आपके समझ में आया? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो दो गैसेस का मिक्सचर अगर दिया है तो टोटल प्रेशर उन गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर के समेशन के बराबर होगा। बस वो गैसेस होनी चाहिए नॉन रिएक्टिंग। यही कहता है डाल्टन्स लॉ। तो चलिए एक क्वेश्चन किया जाए। अच्छा, दो की जगह अगर तीन गैसेस भी है तो भी लग जाएगा, P टोटल आ जाएगा फिर Pa प्लस Pb प्लस Pc। चार गैसेस हैं तो P टोटल आ जाएगा Pa प्लस Pb प्लस Pc प्लस Pd। बस वो गैसेस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन है, इन विच ऑफ फॉलोइंग
gas mixtures Dalton's law is not applicable at room temperature. A option, ammonia plus HCl, SO2 plus Cl2, hydrogen plus fluorine, C2H6 यानी एथेन प्लस हाइड्रोजन. मोर देन वन ऑप्शन मे बी करेक्ट. मोर देन वन ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा. इनमें से किस गैस मिक्सचर में डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है? मोर देन वन ऑप्शन वाले क्वेश्चन बच्चों के सही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पता चला आंसर ए सी डी है तो बच्चों ने आंसर किया ए सी, तो उनको मार्क्स मिलते नहीं है. फिर तो मोर देन वन ऑप्शन वाले बहुत केयरफुल होके किया करिए. हाँ बताओ अनिमेश, क्या आंसर है? ए सी डी गलत है. अविरल सी डी गलत है. स्नेहल का आंसर है ए बी सी और अनुकृति बी एंड डी, देव का बी एंड सी और नवनीत का बी एंड सी. अच्छा बाकी लोग बताएं. अभय, ऋषि, नवनीत, शिवम, किरण बी एंड सी. नवनीत और शिवम, अनुकृति, कनक, अभी बताया कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए. अच्छा बी एंड डी आपने बोला था. अच्छा आपने बताया था बी सी, ठीक है. तो देखिए इसका आंसर केवल एक बच्चे ने सही बताया है. सही आंसर है ए बी एंड सी. ए बी एंड सी ये तीनों गैस मिक्सचर रिएक्टिंग गैस मिक्सचर है. तो देखा केवल एक बच्चे का सही हुआ, तो मोर देन वन ऑप्शन के सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है. अब देखिए सुनिए ध्यान से कि कैसे इस क्वेश्चन को पिक करेंगे. एक्चुअली इस क्वेश्चन को करने के लिए केमिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब इनऑर्गेनिक भी आनी चाहिए. जैसे अमोनिया बेस होता है, सब जानते हैं अमोनिया क्या होता है, बेस. और HCl क्या होता है, एसिड. तो एसिड और बेस को मिक्स करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिएक्शन ना हो. अमोनिया और HCl मिलकर बनाते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड. ये एक सॉल्ट है. तो ए में तो खैर पक्का डाल्टन्स लॉ नहीं लगाएंगे. और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ज्यादातर बच्चों के आंसर में ए ऑप्शन नहीं था. अब ये मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है. मुझे लगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है. हाँ भाई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ही तो है. HCl गैस होता है रूम टेम्परेचर में बच्चों. जब उस HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं
तब बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो HCl भी गैस है, HCl इज एसिड, और अमोनिया भी गैस है, इट इज बेस। एसिड और बेस रिएक्ट कर जाएंगे। क्लियर हुआ सबको? ए ऑप्शन, जल्दी बताओ। ठीक है, ए ऑप्शन सबको क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक सफोकेटिंग स्मेल वाली गैस होती है, इससे दम घुटने लगता है, एक खासियत है सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। और इसकी ये भी खासियत है कि ये एक एंटी क्लोर एजेंट होता है। यस, पंजेंट, एकदम सही, एंटी क्लोर एजेंट होता है। एंटी क्लोर एजेंट का मतलब होता है जो क्लोरीन को कंज्यूम करे। ये SO2 की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर SO2 क्लोरीन के कांटेक्ट में आएगा तो वो बच्चों बना लेता है SO2Cl2, कंज्यूम कर ले रहा है Cl2 को। इसका नाम होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो इसीलिए जहां भी, जिस भी इंडस्ट्री में क्लोरीन का यूज होता है, तो जो क्लोरीन वेस्टेज के रूप में बच जाता है, एक्सेस जो क्लोरीन बच जाता है, उसको वहां से हटाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड सारा क्लोरीन एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्लोरीन का बड़ा यूज होता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट, तो जो कपड़ों में एक्स्ट्रा क्लोरीन चिपकी रह जाती है तो उसको सल्फर डाइऑक्साइड से एब्जॉर्ब किया जाता है। ये दोनों रिएक्टिंग गैसेस हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत लोग नहीं पता होगी, इसी वजह से कई बच्चे नहीं कर पाए होंगे। तो बी भी रिएक्टिंग गैस मिक्सचर है। और सी, माय गॉड, फ्लोरीन, ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन बहुत हाईली रिएक्टिव गैस है। चारों हेलोजन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होता है। इतना रिएक्टिव होता है कि कभी कभार एक्सप्लोजन हो जाता है। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में तो बड़ी फास्ट रिएक्शन होगी। अगर रिएक्शन को कंट्रोल करना है तो टेम्परेचर को कम लाना पड़ता है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन की जो रिएक्शन होती है वो -100 डिग्री पे कराई जाती है, या -50, मतलब टेम्परेचर माइनस में होना चाहिए, अदरवाइज एक्सप्लोजन हो जाएगा। बहुत हाईली रिएक्टिव गैस है, बहुत फास्ट रिएक्शन देती है और HF बनाती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो A, B और C ये तीनों रिएक्टिंग गैसेस हैं। लेकिन एथेन और हाइड्रोजन में बच्चों कोई रिएक्शन नहीं होती, ये एल्केन है, और एल्केन होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो चीज सैचुरेटेड है उसमें हाइड्रोजन का एडिशन नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता, जैसे एल्कीन होता या एल्काइन होता, ठीक है, तो हो जाए। ये सैचुरेटेड है तो हाइड्रोजन इसमें ऐड नहीं होगा, तो डी में एप्लीकेबल है। और सही बात है, मैंने बताया भी था पढ़ाते वक्त कि एथेन और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, वहां पे डाल्टन लॉ वैलिड होगा। समझ में आया बच्चों सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आ गया होगा। और ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से नोट करिए। ये प्रूफ करने वाला है, बेसिकली एक डेरिवेशन है। प्रूफ दैट partial pressure of a gas is equal to mole fraction multiplied by total pressure। पार्शियल प्रेशर किसी गैस का उस गैस के मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर के बराबर होता है। इसको प्रूफ करो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद भी करना है कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर करना है।
चलिए देखिए सब लोग कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था जैसे फॉर गैस ए आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करें तो पीएबी इक्वल टू एनएआरटी आएगा, और टोटल प्रेशर के लिए यानी गैस मिक्सचर के लिए लगाएंगे तो ये आएगा बच्चों पी टोटल इंटू वी इक्वल टू एन टोटल इंटू आरटी। ये गैस मिक्सचर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन है, ये एक गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन है, फॉर गैस ए और ये फॉर गैस मिक्सचर। आइडियल गैस इक्वेशन सिंगल गैस पे भी लग जाती है और गैस मिक्सचर पे भी लग जाती है, बस कंडीशन ये है वो जो मिक्सचर होना चाहिए वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस का होना चाहिए। अब बताओ बच्चों क्या किया जाए इन दोनों के साथ कि वो फॉर्मूला डिराइव हो जाए। डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई करें? यस, डिवाइड कर दे, एकदम सही बताया शिवम ने, डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने पे वी भी कट जाएगा, आरटी आरटी कट जाएगा और ये आ जाएगा पीए अपॉन पी टोटल इक्वल टू Na अपॉन एन टोटल। अब बच्चों ये Na अपॉन एन टोटल मतलब गैस ए के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, इसी को तो कहते हैं मोल फ्रैक्शन। यही चीज मोल फ्रैक्शन होती है, ए के मोल अपॉन टोटल मोल। और अगर गैस बी का तो ये हो गया XA के बराबर। XA है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो यहां से PA इक्वल टू XA इंटू पी टोटल तो ये देखिए एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। PA इक्वल टू XA इंटू पी टोटल, पार्शियल प्रेशर किसी गैस का मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर के बराबर होता है। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन ये है, थ्री ग्राम एथेन 3 gram ethane and 0.4 gram hydrogen are mixed in a container at 1 atmosphere pressure। मतलब एक कंटेनर में 3 ग्राम हाइड्रोजन और 0.4 ग्राम हाइड्रोजन को मिक्स किया गया और जो टोटल प्रेशर है कंटेनर में वो 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है। तो आपको बताना है पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेन। What will be the partial pressure of एथेन? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सब लोग कर लेंगे। बस ये फॉर्मूला लगाना है, पीए बराबर XA इंटू पी टोटल। पी टोटल आपको 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है, बस आप मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करिए सब लोग। सबसे पहले आप मोल निकाल लो।
number of mole of gas A. A is ethane. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, एक का आंसर 1/3 आया है, चलो चेक करते हैं। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बच्चों एथेन का? 12 2 जा 24 प्लस 6 कितना हुआ 30, तो ये आ गया 0.1। ठीक है, सिमिलरली एनबी निकाल लीजिए, हाइड्रोजन गैस के मोल, तो 0.4 ग्राम वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है, तो ये 0.2 आ गया। तो x से आ जाएगा आपका A के मोल 0.1, टोटल मोल 0.1 प्लस 0.2, यानी x से हो गया 1/3, राइट। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंस PA इक्वल टू XA इंटू P टोटल, तो PA आ जाएगा XA 1/3 है और P टोटल 1 है, तो 1/3 एटमॉस्फेयर। और अगर हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर पूछा जाए तो भी हो जाएगा, डाल्टन्स लॉ कहता है P टोटल इक्वल्स टू PA प्लस PB, तो जो PB आएगा वो आ जाएगा P टोटल माइनस PA, यानी 2/3 एटमॉस्फेयर। समझे? तो गैस A कितना प्रेशर लगा रही है कंटेनर में? 1/3 एटमॉस्फेयर, और गैस B यानी हाइड्रोजन कितना प्रेशर लगा रही है? 2/3 एटमॉस्फेयर। दोनों का समेशन टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है। समझ में आया सबको? कनक, कनक बताइए, समझ में आया आपको? कनक, ऋषि, अभय, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। तो टोटल प्रेशर नहीं निकालना था ना वैसे क्वेश्चन में था? क्या कह रहे हो? टोटल प्रेशर नहीं निकालना था ना? नहीं, टोटल प्रेशर क्यों निकालना, ये तो दिया है ना बच्चों, 1 हाँ। एटमॉस्फेयर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस लॉ मैंने फिनिश कर दिया, डाल्टन्स लॉ। अब 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट गैस लॉ है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, उसको डिस्कस करेंगे। तो आप अच्छे से अपने नोट्स देख लीजिए डाल्टन्स लॉ के, फिर 2 मिनट बाद फिर से जुड़ेंगे और ग्राहम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। नोट्स बहुत अच्छे बनाइए बच्चों, केमिस्ट्री में आप तभी अच्छे मार्क्स ला पाएंगे जब आपके नोट्स बहुत अच्छे हो, मतलब उसमें थ्योरी भी बहुत अच्छे से लिखी हो, और जो क्लास में क्वेश्चन कराए जाते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जो इलस्ट्रेशन होते हैं, बहुत अच्छे से होने चाहिए। इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। फिर आप शीट, असाइनमेंट या कहीं पे कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे सब हो जाएंगे। इसको बस आप अच्छे से समझे, तैयारी करिए इसकी, ठीक है।